हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। और ये जो आज का वीडियो है ये आपका है BPCS 184 का है। और इसमें आज हम विकास के सिद्धांत देखेंगे, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग का। मैंने कहा था कि मेरा जो दूसरा चैनल है ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी, उसमें मैंने पढ़ाया था। मैंने ये वीडियो वहां से लिया है और इसमें देखिएगा आप बहुत आसान से इजी लैंग्वेज में, शायद उस वीडियो से ज्यादा अच्छा ये वीडियो आपको लग जाएगा। तो इसे आप देख लीजिए। और इस बार आपका पेपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, मैं दुआ करूंगी निकलना भी चाहिए। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं निकल पाता है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे से आप एग्जाम, आपकी जो प्रिपरेशन है हम करवा देंगे और आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है, अच्छा जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। इसमें आज हम ले लेते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत ले लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास ले लेते हैं। और उसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक का सिद्धांत है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ओके, चलिए फिर देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपके लिए बता दूं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के सोचने के तरीके बताए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं क्या? तो एक पियाजे हैं जो कि शिक्षाविद हैं और एक तरह से मनोवैज्ञानिक भी आप इन्हें, साइकोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हैं। तिन्होंने इसमें ये बताया है कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से सोचता है और किस अवस्था में क्या क्या सोचता है, ठीक है ना। यानी उन्होंने बच्चे की उम्र की अवस्थाएं बताई हैं कि किस अवस्था में बच्चा क्या सोच सकता है, ठीक है ना, क्या वो कर सकता है, क्या उसकी एक्टिविटी होती है। यही है आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पियाजे थे उन्होंने बच्चों के ज्ञानात्मक विकास का स्तर सिद्धांत को विकसित करते समय, यानी ज्ञान का जो विकास होता है उसके स्तर के सिद्धांत को विकसित करते समय सटीकता से इसका अवलोकन किया। पियाजे ने अपने 3 बच्चों का उनके जन्म से ही बहुत बारीकी से, उन्होंने अवलोकन किसी और पे नहीं, अपने बच्चे पे ही किया, 3 बच्चों पे किया। और उनकी क्रियाओं को कुछ समानताओं के आधार पर समूह बनाया और फिर स्तर या विशेष काल की क्रियाओं के प्रतिमानों का निर्माण किया और यह प्रदर्शित किया कि बच्चे सोचने या संज्ञान के विकास में कुछ विस्तृत स्तरों या कालों का अनुसरण करते हैं। यानी बच्चे का जो ज्ञान होता है, उनका जो विकास होता है, वो किस पे आधारित होता है, डिपेंड होता है उम्र पे, ठीक है ना। यानी इस उम्र से इस उम्र तक के बच्चे ये सोचते हैं, ये करते हैं, फिर देन उसके बाद उम्र के बच्चे ये सोचते हैं, ये करते हैं, उनका विकास यहाँ तक होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के स्तरों या कालों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। तो कितने प्रकार के हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के देखिए 4 स्तर हैं, 4 प्रकार हैं। यहाँ पे वर्गीकरण जो है 4 तरह से वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन ये बनता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए या उनके जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके प्रकार लिखिए। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है संवेदी क्रियात्मक काल, दूसरा आता है पूर्व सक्रिय काल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको एज, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। संवेदी क्रियात्मक काल यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो संवेदनशील होता है, कहते हैं ना कि बहुत नाजुक है, छोटा है, तो संवेदी क्रियात्मक काल ये हो जाता है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। पूर्व सक्रिय काल, देखिए पूर्व यानी सक्रिय, कुछ वो क्रिया करे उसके पहले का, तो पूर्व सक्रिय काल जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। वो अपनी एक्टिविटी, जब बच्चे जनरली 6 या 7 साल के होते हैं तब अपनी एक्टिविटी खुद करने लगते हैं, ठीक है ना। तो वही उन्होंने 7 इधर ले लिया और पूर्व यानी 2 से 7 ले लिया, ठीक है। मूर्त सक्रिय काल यानी 7 से 11 वर्ष और औपचारिक सक्रिय काल 11 से 12 और 14 से 15 वर्ष होता है, बच्चे जब कुछ समझदार होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं यंग जब वो हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, चलिए संवेदी क्रियात्मक काल। तो देखिए ये जो काल होता है पहला स्तर होता है जन्म से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक, ठीक है ना। पूर्व मौखिक पूर्व प्रतीकात्मक काल है, यानी बोलने के पहले का ये काल होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है 1 से 1.5 वर्ष के बीच में बहुत ही कम बोलता ही नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मम्मा पापा आज ऐसे करके कुछ वर्ड बोलता है, ठीक है ना। इस काल की विशेषताएं हैं जैसे बच्चों की प्रत्यक्ष क्रियाएं। अब इस काल की विशेषताएं क्या होंगी? संवेदी क्रियात्मक काल की विशेषताएं क्या है? तो चूसना,
देखना और पकड़ना। जनरली हम देखते हैं छोटा बच्चा जो होता है तो किसी भी चीज़ को पाता है तो सीधे मुंह में चूसने लगता है, लेने लगता है, या अपने फिंगर को, अंगूठे को ही लेके मुंह में चूसता है, डालता है। देखना और पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ के चलने की कोशिश करने लगता है, चलता है ना बच्चा, या बैठा हुआ है तो किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। तो जो पहले समायोजित असमायोजित होते हैं परंतु बाद में धीरे धीरे समायोजित बन जाते हैं, जो उसके लिए पहली बार होता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो बार बार उसी कार्य को, उसी क्रियाकलाप को करने लगता है। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली क्रिया जो बच्चा प्रदर्शित करता है वह है अंगूठा चूसना, जो कि प्रतिक्रियात्मक क्रिया नहीं है। जनरली बच्चे इस उम्र में वही काम करते हैं जो वो देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंगूठा चूसना प्रतिक्रियात्मक यानी किसी चीज की नकल या कॉपी करना नहीं है। ये बच्चे जो होते हैं माँ के पेट से ही सीख के आते हैं। ये चीज आप भी देखते होंगे कि बच्चे जो होते हैं, अक्सर आपने देखा है, हमने देखा है कि बच्चे अंगूठे को अपने मुंह में जरूर डालते हैं, या फिर किसी सामान को पा जाएंगे सीधे मुंह में डालेंगे। परंतु ये आदत है जिसे बच्चा खोजता है और संतुष्टि प्राप्त करता है, उसे अच्छा लगता है। तो ये आदत बच्चे के प्रतिक्रियात्मक क्रिया से निकलता है या बाहरी प्रतिबंधों के द्वारा बनता है। जब बच्चा कोई चीज मुंह में डालता है हम उसे छुड़ा के फेंकते हैं, उसे लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो फिर मतलब बच्चे को किसी कार्य के लिए आप मना करते हैं और बच्चा बार बार उसी कार्य को करता है, ये बच्चे की आदत होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कही गई है कि ये प्रतिक्रियात्मक क्रिया से निकलता है या बाहरी प्रतिबंधों के द्वारा बनता है। जिस चीज के लिए मना किया जाए उसी कार्य को करना। 1 वर्ष की आयु पर बच्चे के व्यवहार में एक नया तत्व आ जाता है और वह अपनी क्रियाओं में एक उद्देश्य, इच्छा स्थापित करता है, ठीक है ना। जब 1 वर्ष का बच्चा पहुंचता है बहुत कुछ जानने समझने लगता है। बहुत से बच्चे तो 1 वर्ष में खड़े होकर चलने भी लगते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए कि मान लीजिए कोई चीज़ रखी हुई है, बच्चा उसे देखता है, उसे पाने की कोशिश करता है, और खासतौर पर अट्रैक्टिव जो चीज़ें होती, जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं जो उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो बच्चा उस चीज़ को लेने की कोशिश करता है। या तो चल के वहाँ तक जाता है, अगर चल सकता है, नहीं चल सकता है तो फिर वो पैर के बल फिसलते हुए जाता है और उस चीज़ को लेता है। वो चीज़ कहीं दूरी है तो फिर ऊपर कहीं रखी हुई तो बच्चा खड़ा होता है, फिर उस चीज़ को निकालता है। तो ये जो पूरी क्रियाएं होती हैं ये आपका संवेदी क्रियात्मक काल में होता है। अब आगे देख लेते हैं कि बच्चा कुछ उद्देश्य साध्य के साथ सोचना शुरू करता है और उसी साध्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधन की तलाश करता है। आगे इस काल के अंत की ओर बच्चा घर पर बोले जाने वाली भाषा के एक अक्षर का इस्तेमाल करके बोलना शुरू कर देता है, यानी एक अक्षर का। जैसे जनरली बच्चे बोलते हैं घर में मम्मा, पापा, आजा, मम, खाना, कुछ ऐसे वर्ड जो हम लोग बात करते सुनता है वो, तो ऐसे वर्ड जो होता है बच्चा बोलना शुरू कर देता है 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच में। हालांकि 2 साल में बच्चे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चे जो होते हैं इतना ही बोल पाते हैं। तो ये प्रतीकात्मक क्रिया से शुरू होने का सूचक होता है और एक बुद्धिमत्ता का घटक है। तो ये है आपका सक्रिय काल। अब देख लेते हैं पूर्व सक्रिय काल क्या कहलाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे पूर्व सक्रिय काल। इनमें आपको एज बहुत याद रखनी है। फर्स्ट जो था जन्म से लेके 2 साल का था, और देखिए पूर्व सक्रिय काल जो है यह काल 1.5 से या 2 वर्ष से शुरू होकर 7 वर्ष की आयु तक चलता है। तो एग्जाम में आपसे इसकी एज ही पूछेगा कि पूर्व या तो कितने चरण, कितने प्रकार होते हैं, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन भी लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। कौन कौन सी होती हैं आपको नाम याद रखना है, उनके साथ में उनकी एज आपको याद रखनी है। जैसे पूर्व सक्रिय काल जो हो गया तो 1.5-2 वर्ष से शुरू होकर 7 वर्ष की आयु तक चलता है, ठीक है ना। इसे विद्यालय के पूर्व की अवस्था भी माना जाता है, क्योंकि बच्चे जनरली साथ, अब तो बच्चे 3-3.5 साल की उम्र में ही स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन वो उस समय की बात कर रहे थे तो उनके टाइम में तो बच्चा जनरली फर्स्ट क्लास में ही स्कूल जाता था, 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल जाता था। यह काल प्रतीकों के निरूपण की अवस्था के रूप में जाना जाता है। प्रतीकात्मक कार्यों में भाषा और प्रतीकात्मक खेल, कल्पना का आविष्कार और विलंबन अनुकरण शामिल है। इस उम्र में बच्चे खेल बहुत पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ों से वो खेलना शुरू करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं डॉक्टर बनना खेल खेलना शुरू कर देते हैं, बहुत से होते हैं तो चोर सिपाही का खेलते हैं, बहुत से होते हैं तो पुलिस का रोल निभाते हैं। तो कुछ कल्पना वाले जो गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। संवेदी क्रियात्मक काल के दौरान वस्तुओं और कल्पनाओं को निरूपित करने के लिए किसी शब्द या प्रतीक का उपयोग नहीं होता है, लेकिन पूर्व सक्रिय काल में बच्चा किसी वस्तु या क्रिया जैसे कोई खेल खेलना शब्दों का उपयोग करता है। यानी पूर्व सक्रिय काल में बच्चा किसी वस्तु या क्रिया से कोई खेल खेलना शब्दों का उपयोग करता है।
और प्राय इस खेल में बच्चे अलग अलग रूप धारण करते। जस्ट अभी हमने जो बताया आपको एग्जाम्पल है इतने सारे गेम का, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो वास्तविक जीवन के चरित्र से संबंधित होते, जैसे चोर सिपाही का खेलना, पुलिस चोर का खेलना, या फिर डॉक्टर डॉक्टर बनना, या फिर एडवोकेट का खेलना। बहुत सारे गेम्स होते हैं, स्पाइडर का खेलना, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो बच्चे खेलते हैं और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे क्रियाकलाप जैसे खाना बनाना जो गर्ल्स होती है, खिलौनों को कपड़े पहनाना आदि होते हैं और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप शामिल हैं। ऐसे क्रियाकलापों के द्वारा निरूपण करना संभव होता है। निरूपण करने का अर्थ यहाँ पे है विचारों या का क्रियाओं में रूपांतरण करना। यानी यदि ये डॉल मेरी ये चीज़ पहनी होती तो कितनी सुंदर लगती, ये उसके विचार थे, लेकिन उसने सच में अपनी डॉल को कपड़े पहना दिए, तो ये क्या हो गया, जो विचार थे उनके क्रियाओं में रूपांतरण करना, उस चीज़ को उसने करके दिखा दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार के बाह्य क्रियाकलापों को आत्मसात करना जो कि विचार के कई आयामों को बढ़ाने में सहायता कर। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे बच्चा जो होता है तो 4 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे छोटे तथा चौड़े बोतल के द्रव पदार्थ को एक लंबे तथा पतले बोतल में उड़ेल सकता है और यह सोचता है कि लंबे पतले बर्तन में ज्यादा द्रव पदार्थ है। मतलब इस उम्र में बच्चे को इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि कोई चीज, जैसे 2 बॉटल है, अब एक की चौड़ाई ज्यादा है, एक की लंबाई है, अब उसे ये नहीं पता है कि इसमें जो लिक्विड आएगा सेम नहीं आएगा। अगर 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही आएगा। कुछ 1 लीटर के बॉटल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। तो ये चीजें जो होती है इस काल की अवस्था में ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्त सक्रिय काल। ये तीसरी अवस्था होती है और लगभग 7 से 11 या 12 वर्ष की आयु जो होती है मूर्त सक्रिय काल की कहलाती है। और ये सबसे विशेष इंपॉर्टेंट महत्व रखता है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के जो अधिकांश बच्चे होते हैं अधिकतर इस समय इस स्तर के विकास की अवस्था में होते हैं, क्योंकि विकास की अवस्था उनकी होती है। ठीक है ना। 7 से जो 11-12 वर्ष की आयु जो होती है, और यह स्तर जो होता है गणितीय तार्किक सोच की प्रारंभिक अवस्था है। अतः गणित अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम इस इकाई में भी आगे चल के चर्चा होगी। तो मेन चीज है कि गणितीय तार्किक सोच की प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग होता है और गणित के अधिगम के लिए, गणित को सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो होते हैं तो 6 या 7th क्लास में होते हैं, यानी कि 7 से 12 ईयर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास से लेके ये 6 क्लास तक की इस उम्र में बच्चे 7th क्लास के बच्चे में होते हैं। तो बहुत कुछ इस उम्र में वो सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एलसीएम, तो बहुत कुछ उनको सीखने का नॉलेज मिलता है। तो ये जो अवस्था होती है विकास की अवस्था होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अब है औपचारिक सक्रिय काल यानी चौथी अवस्था। औपचारिक सक्रिय काल की है जो कि 11 या 12 वर्ष की आयु तक घटित नहीं होती है, लेकिन बच्चा जब उच्च प्राथमिक स्तर का होता है तथा प्रतीकों या विचारों का उपयोग करके तर्क करता है और अपनी सोच के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत महसूस नहीं करता। बच्चा नई मानसिक संरचना प्राप्त कर चुका होता है और नई संरचनाएं जो होती हैं प्रतीकात्मक तर्क या प्रस्तावनात्मक संयुक्तिकरण जैसे अभिप्रेरार्थ यानी और यदि तब वियोजन यानी दोनों में से एक या दोनों, अपवर्जन यानी कोई एक, इसी तरह की संरचनाएं हैं। मेन आप इसमें ये समझ लीजिए कि बच्चा जब अनुपातों से संबंधित परिकलन करना जानता है, जो कि उसको छोटा या बड़ा मानचित्र बनाना है, समय और दूरी से संबंधित समस्याएं हल करना, प्रायिकता और ज्यामितीय समस्याओं के हल करने में सहयोग करता है। ये जो बच्चा होता है 7 से 12 ईयर के बीच का होता है और यही आपका होता है अनौपचारिक अवस्था। ठीक है। तो संक्षेप में सोच का संज्ञान का विकास अनुभव और संवेदी क्रियात्मक अनुभवों से आगे बढ़ता है, फिर मूर्त वस्तुओं का हस्त कौशल करके सोचने की प्रक्रिया से आगे बढ़कर काल्पनिक रूप से सोचने की ओर आगे बढ़ता है, और जिसमें अमूर्त वस्तुओं की अनुपस्थिति में अमूर्त पदों के द्वारा कई प्रकार के विचारों को संयुक्त कराता है। और संज्ञानात्मक विकास की समझ और विशेषताएं आपको अधिगम विधियों के विकास में सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक का सिद्धांत। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। इस वीडियो में देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपका लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उनका नैतिक विकास देखेंगे, यानी उनके नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको लेकर उन्होंने जो थ्योरी बनाई है वो हम देखेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी सिद्धांत पढ़ेंगे। उनकी थ्योरी का नाम है नैतिक विकास की अवस्था। तो चलिए आइए फिर शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जीन पियाजे जो है
उन्होंने भी बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जीन पियाजे के सिद्धांत को ही आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था। एक्चुअली क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से जो आपके कोलबर्ग है, उन्होंने भी थ्योरी बनाई जिसको हम नैतिक विकास की अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, जीन पियाजे का सिद्धांत, और कोलबर्ग का जो है तो कोलबर्ग का सिद्धांत कह दीजिए, या फिर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, किसकी थ्योरी है, तो ये कोलबर्ग की है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उनको 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने तो 4 भागों में विभाजित किया था, 4 नाम दिए थे, इन्होंने 3 दिए हैं। पहला नाम इन्होंने दिया पूर्व परंपरागत उत्तर या पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, तो देखिए उन्होंने पूर्व परंपरागत उत्तर या पूर्व नैतिक स्तर नाम दिया। अगर एज की बात करते हैं तो 4 से 10 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कि यदि क्वेश्चन ये बनता है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है, तो पूर्व परंपरागत उत्तर नैतिक विकास का जो उनका स्तर है उसमें किस वर्ष की अवस्था के बच्चे आते हैं, तो 4 से 10 वर्ष की अवस्था के बच्चे आते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, यानी इसमें अगर उम्र की बात की जाए तो 10 से 13, 4 से 10 स्टार्टिंग उन्होंने लिया, उसके बाद 10 से 13 ले लिया, दूसरा जो उनका विभाजन था परंपरागत नैतिक स्तर के नाम से। और इसी तरह से हम तीसरा देख लेते हैं। जो तीसरा है वो है आपका उत्तर परंपरागत आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो 13 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए है। तो उत्तर परंपरागत आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। चलिए आइए इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला ले लेते हैं पूर्व परंपरागत उत्तर या पूर्व नैतिक स्तर ले लेते हैं, जो 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने इसमें बताया है कि इसमें बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं, दुविधाओं से संबंधित प्रश्न लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिकता का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या नहीं, यानी क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों पर समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता उसके परिणाम से मापी जाती है। तो देखिए 4 से अगर हम एक एज की जनरली बात करते हैं, तो अगर हम एक एज की बात करते हैं, इन्होंने इस एज में 4 से 10 वर्ष के बच्चों को रखा है, जो पूर्व नैतिक स्तर नाम उन्होंने दिया है, या पूर्व परंपरागत उत्तर। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में संशय की जिंदगी जीते हैं। उनके जो डिसीजन, जो निर्णय होते हैं वो ले तो सकते नहीं है, लेकिन जो वो सोचते हैं वो संशय और दुविधाओं पे भरे होते हैं। यानी कि क्या सही है क्या गलत है उनको ये पता नहीं होता है। जो आप उन्हें बता देंगे वो उसे सही समझ लेंगे। आप यदि कहेंगे कि ये काम आप करेंगे तो हम आपको इसके लिए प्राइज देंगे या इसके लिए पुरस्कार देंगे, तो वो उस काम को करेंगे। या आप ये कहेंगे कि ये काम गलत है, भले वो काम सही हो, आप कहेंगे ये काम गलत है, आप इसे करोगे तो हम आपके लिए इसको दंड देंगे, तो वो भी इस काम को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें इस अवस्था में निर्णय लेने की, आत्मनिर्णय की क्षमता नहीं होती है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है, सही गलत की क्षमता नहीं होती है कि वो इस चीज पे विचार कर सके कि जो आप या हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये जो अवस्था होती है ये होती है आपकी पूर्व नैतिक स्तर अवस्था होती है। और इसमें बच्चे जनरली जो होते हैं, एक लालच जो बच्चों में होता है वो दिखता है, डर और भय, 2 चीजें होती हैं। तो लालच के उस पे पुरस्कार और दंड जो होता है वो भय के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं उन्होंने इसमें क्या बताया है। अब इसमें उन्होंने 2 चीजें बताई हैं, जिसके अंतर्गत इसके 2 चरण हैं। वो कौन कौन से चरण हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहला चरण ले लेते हैं। आपका पहला चरण है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है, और इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। यानी हमने कहा ना कि बच्चों में इस अवस्था में बच्चों में भय, डर, ये चीजें होती हैं, लालच होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसमें दंड तथा आज्ञा पालन, यानी एक भय होता है उनमें कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें इसमें दंड मिल सकता है, हमें इसमें पनिशमेंट मिल सकती है, हमें डांट या मार मिल सकती है। ये एक भय बच्चे के मन में इस अवस्था में होता है।
बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है और वर्ग का आपका मानना भी है कोलवर्ग का कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। यदि आप जो काम करने के लिए कहते हैं और उसमें अपनी स्वीकृति दे देता है, वो आपके साथ एग्री हो जाता है, तो उससे आपके क्रोध से, आपके गुस्से से, आपके दंड से वो बच जाएगा। वो अपने आप को बचा रहा है आपकी बात को मान के। तो दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता भी इसमें रहती है। अब दूसरा देख लेते हैं, आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता। यानी इस अवस्था में बच्चों बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। यानी कि वो क्या चाहता है वो इसे नहीं पता होता है, वो नहीं बताना चाहता आपको, क्योंकि उसके मन में एक लालच सा है। आत्मरुचि अभी यानी वो वही काम करेगा जो उसका मन कहेगा। वो सही गलत नहीं सोच रहा है कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप जो काम करा रहे हैं, हम जो काम कराएंगे उसके बदले में हम उसे पुरस्कार दे रहे हैं। तो उसके मन में पुरस्कार की भावना है कि यदि मैं ये काम करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा, इसलिए वो जो नियम बने होते हैं उस वक्त उसका वो पालन करता है पुरस्कार पाने के लिए। वहीं पे दूसरा जो हम पढ़ के आ रहे हैं उसमें वो काम करता है दंड से बचने के लिए, मार से, डांट से बचने के लिए। सेकंड देख लेते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर जो 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। तो कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। यानी 10 से 13 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है। यदि किसी को वो कुछ काम या वर्क करते हुए देखते हैं, उनको कोई चीज दूसरे व्यक्ति में अच्छी लगती है तो अपने आप में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज को मानने लगते हैं और उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे गलत होता है, इस उम्र, इस अवस्था में ये सोच उनके मन में आ जाती है कि नहीं ये काम गलत है और उसके माध्यम से भी उस काम को वो करते हैं। जो गलत हैबिट है उन्हें वो नहीं लेते हैं और जो गुड हैबिट होती है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो परंपरागत नैतिक स्तर होता है वो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में आता है और वो साथ में अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ में दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। इसके भी 2 स्तर हैं, 2 भाग हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता एक है, यानी इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। लॉ रूल्स नियम क्या होते हैं, 10 से 13 साल के बच्चे बहुत बखूबी समझते हैं, बहुत अच्छे समझने लगते हैं, क्योंकि इस ईयर के बच्चे जो होते हैं 6th 7th 8th स्टैंडर्ड क्लास में होते हैं। तो उनमें संरक्षण अधिकार जो होता है, अधिकार उस चीज को समझना और मानना, यानी कि हम जो कर रहे हैं यदि वो गलत है तो मुझे उसका जवाब भी देना होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो। तो अधिकार संरक्षण उनमें उनकी भावना आ जाती है। एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की, इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों को सम्मान पाने की इच्छा होती है। यहाँ पे देखिए बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में सम्मान और रिस्पेक्ट जो होता है इस चीज को समझने लगते हैं और उनके मन में भावना आ जाती है कि यदि हम दूसरे वाले का, सामने वाले का रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी मेरा रिस्पेक्ट करेगा, है ना। तो ये भावना जो होती है इस अवस्था में 10 से जो 13 वर्ष के बच्चे होते हैं और इसको हम बोलते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, इसमें दिखने लगती है और ये आ जाती है। ठीक है, अब हम थर्ड ले लेते हैं, जो हमारा थर्ड है उत्तर परंपरागत आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे। इन्होंने स्टार्टिंग की थी 4 वर्ष से, 4 वर्ष से 10 वर्ष लिया, फिर 10 से 13 लिया, अब 13 से ऊपर के बच्चे ले रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आप जिसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है ना। नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल, चारित्रिक मूल का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। यानी यहाँ पे बच्चा जो है अपने एजुकेशन तो लेता ही है, लेकिन साथ में परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, हमारा देश क्या है, हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, ये उन सभी चीजों को समझने लगता है। अच्छे बुरे को तो वो दूसरी वाली अवस्था में ही समझने लगता है, 10 से 13 वाली में उम्र में, लेकिन 13 से ऊपर वाली उम्र में वो अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने रीति रिवाज को, सबको वो समझने लगता है। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र क्या है, हम इसको किस तरह से अच्छे से निर्माण कर सकते हैं, सभी चीजों का उसमें समझ आ जाती है। ये होता है आपका उत्तर परंपरागत आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य होता है। इसको भी 2 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। सामाजिक अनुबंध विमुक्ता कर दिया है कि बच्चे इस अवस्था में वही करते हैं जो सही
सही लगता है तथा वे भी सोचते हैं कि स्थापित नियम में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यही देखा जाएगा कि जीवन बचाना है महत्वपूर्ण। यानी यहाँ पे सामाजिक अनुबंध विमुक्तता समाज के प्रति जो मेन कर्तव्य होते हैं वो चीजें सामने उभर के आती हैं और बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है। बच्चा जिसे जो काम करता है वो काम उसे सही लगने लगता है। आप कोई अदर वर्क बोल देंगे काम सही उससे लगेगा नहीं, क्योंकि वो कर रहा है तो वो काम बिल्कुल सही है। और बहुत से एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, तो कुछ सामाजिक कार्य यहाँ पे होते हैं जिनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है और अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर विचार के बिना उसके आंतरिक आदेशों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का यहाँ पे हो रहा है कि जो बच्चे के मन की आत्मा की आवाज होती है बच्चा वो करता है दूसरे के आचरण की प्रतिक्रियाओं के विचार के बिना। यानी दूसरा क्या सोचेगा, क्या कर रहा है, इससे बच्चे को मतलब नहीं होता है। उसे क्या करना है वो अपने मन की आवाज सुनता है और वही काम वो करता है। तो इस तरह से जो आपके कोलबर्ग हैं उन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसको 3 अवस्थाओं में बांटा है। पूर्व, परंपरागत, उत्तर या पूर्व नैतिक आप कह सकते हैं, जिसे पूर्व नैतिक ही आप कह लीजिए। पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 आप कह लीजिए होता है अवस्था में। फिर परंपरागत नैतिक स्तर एक आता है जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था के बच्चे आते हैं, और फिर उत्तर परंपरागत नैतिक मूल्य आप कह लीजिए जो 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा कि जो कोलबर्ग है उन्होंने बच्चों की विकास की अवस्था को नैतिक विकास की अवस्था का नाम दिया और 3 भागों में डिवाइड किया और उसके भी 2-2 पार्ट उन्होंने कर दिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।